हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, आपको पता होगा कि जो है कि बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है। जल्दी ही बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों। तो देखिएगा, मैं जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं बच्चों। वही मतलब जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, न्यूमेरिकल के साथ और डेरिवेशन के साथ और सारी मतलब मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छा हो पाए बच्चों। देर न करते हुए आइए हम केमिस्ट्री का देखिएगा तीसरा लेक्चर में आपको स्टार्ट करने बताने जा रहा हूँ। इस तीसरे लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम विलेन के ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। विलेन के चैप्टर का ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म चार टाइप के होते हैं, चार प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अनुमान। चौथा है पराशर दाब। इसी के बारे में पढ़ना है। और इन चारों में से या तो इन तीन टॉपिक पे न्यूमेरिकल या इनमें से कुछ थ्योरी आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकती है। तो आइए इसके हम छोटे छोटे डिफिनेशन प्लस इसके फार्मूला आपको स्पष्ट कराते हैं, ताकि इसके फार्मूला पे जो है न्यूमेरिकल मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, आपके दिमाग में घुसा पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर पाए बच्चों। ठीक है, आइए देर न करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। आइए पहले परिभाषा समझते हैं क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है। देखो, विलायनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में, मान लो हमका ये विलायक है, मान लो ये विलायक है, विलायक के अंदर कह रहा है विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की जो संख्या होगी, हमने कहा ये विलायक है, इस विलायक में कितने विलय के कण उपस्थित हैं उस पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, कुल मिला जुला के इस टॉपिक में, चारों टॉपिक में इतने ही याद करना है, इतना ही समझना है कि इन विलायक के कणों में, यानी एक निश्चित विलायक की मात्रा में कितने विलय के कण उपस्थित होंगे, वही उसका क्या होगा, हमने कहा वही क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि विलय पर विलयन की विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कह रहा है कि रासायनिक की केवल, याद रखिएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म केवल विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि विलय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, विलायक की एक निश्चित मात्रा में कितने विलय के कण उपस्थित हैं उस पर निर्भर करती है, उसके रासायनिक प्रकृति पर कोई इसकी निर्भरता नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, या गुणधर्म कहलाता है बच्चों। ये देखिएगा, विलयनों के कुछ रासायनिक गुणधर्म इस प्रकार से हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसमें से न्यूमेरिकल या इसका डिफिनेशन आता है। क्वथनांक का उन्नयन, ये भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम केवल आपको उसका डिफिनेशन, इसका फार्मूला कराएंगे, ताकि हम एक रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर पाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमांक का अनुमान, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। ये केवल आपका डिफिनेशन टाइप का है, ये डिफिनेशन टाइप का देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है परासरण, पहले था परासरण प्रतिरोध परासरण, तो देखिए प्रतिरोध परासरण जो है सिलेबस में नहीं है, केवल परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए सारा चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई कि अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है। करा एक विलायक की निश्चित मात्रा में विलय पदार्थ के कितने मोलों की संख्या उपस्थित है या घुली है, प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, या गुणधर्म कहलाता है बच्चों। इतनी बात स्पष्ट हुई, आप इतना नोट डाउन करें। आइए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। आप इतना नोट करें। देखिए बच्चों, आइए समझते हैं। हमने कहा कि अणुसंख्यक गुणधर्म के चार पॉइंट होते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें है वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान और राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट ने ही ये नियम दिया था कि वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान, वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा
विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात विलय के मोल अंश के बराबर होता है, जैसा कि ये लिखा है। देखिए ये क्या है, यानी कह रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अणुमन। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अणुमन का जो फार्मूला है ये होता है P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। तो देखिए अपेक्षित अणुमन जो होगा वो मोल अंश के क्या होगा, मोल अंश के विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो विलय के मोल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, इतनी बात स्पष्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपेक्षिक अणुमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अणुमन जो होगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट बराबर विलय का मूल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब हमने कहा यदि मान ले, देखो बच्चों आप जानते हैं कि कोई विलयन बनता है तो विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो मान ले इस विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या जो है वो विलायक की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए N2 को हम क्या करेंगे, इस विलयन में से N2 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो देखिएगा क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट हो जाएगा ना, P1 नॉट हो जाएगा। इनमें से N2 को हम विलयन में से N2 की मात्रा को हम नगण्य मान लेंगे तो हो जाएगा N2 अपान क्या हो जाएगा N1। केवल विलयन, ये विलयन है, याद रखिएगा ये सोल्यूशन है। इस विलयन के याद रखेंगे, इस विलयन में से ये विलयन है, याद रखें बच्चों, ये क्या है, विलयन है। विलयन में विलायक के मूलक संख्या है, विलय के मूलक संख्या। तो विलयन में से विलय के मूलक संख्या को हम नगण्य मान लेते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट बराबर N2 अपान क्या होगा N1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ विलायक के मोलों की संख्या N1 बराबर होगा विलायक का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, और यहाँ विलय के मोलों की संख्या N2 बराबर होता है विलय के अथवा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ देखिएगा हमने कहा यहाँ पे देखिए N1 N2 का मान यहाँ N1 का मान यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा हमने कहा ऊपर वाले को वैसे रहने दे, ये ऊपर वाले को वैसे रहने दे और नीचे वालों को पढ़ लेते। देखो यहाँ है W2 बटे M2 इंटू, ये नीचे वालों को पलट देंगे M1 अपान क्या होगा W2, M1 अपान क्या होगा W2 हो जाएगा और W1 हो जाएगा। और यहाँ P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट बराबर हो जाएगा W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। ये फार्मूला है कौन सा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवमन का ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, नोट याद करिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जान लीजिए कौन क्या है, इसमें W1 विलायक की मात्रा ग्राम में है, W2 विलय की मात्रा ग्राम में है। बच्चों याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सब याद रख लो सब, ठीक है, यही सब आएंगे, याद रख लेना भैया। ये किसमें है सारा चीज मैं लिख दिया हूँ। M1 क्या है, M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान या कहा इसको अणुभार भी कहते हैं, ये क्या होगा ग्राम प्रति मोल में, याद रखें। M2 जो है ये विलय का मोलर द्रव्यमान है ग्राम प्रति मोल में, याद रखिए। P1 नॉट क्या है, विलयन के पहले अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, किसमें वाष्प दाब होगा, MmHg में होगा बच्चों। अब विलयन के पहले अवयव का ये आंशिक दाब P1 क्या है, आंशिक दाब है, ये भी किसमें होगा, MmHg में होगा बच्चों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इतना नोट करें अच्छे से। आइए हम आपको आगे टॉपिक पे ले चलते हैं, बढ़िया से इसको नोट करिए, यही सब बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, दवा करते हैं बच्चों, देख लीजिएगा अच्छे से, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों आइए हम समझाते हैं आगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, आइए समझते हैं अच्छे से। कह रहा है किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन करते हैं। समझ में आ गया, यानी कह रहे हैं कि किसी विलयन में यानी किसी विलायक में ऐसा विलय पदार्थ मिलाएं जो अवाष्पशील हो, यानी वो वाष्पित ही ना हो, तो केवल विलायक की मात्रा रह जाएगी, और जब विलायक की मात्रा को हम क्या करेंगे टेम्परेचर देंगे तो बहुत जल्दी से क्या होगा वाष्पित
हो जाएगा, जिससे उसके क्वथनांक में क्या होगा, उन्नयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात स्पष्ट हुआ। यानी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन जो होगा वो विलयन की मोललता के समानुपाती, मोललता के समानुपाती होता है बच्चों। समझना क्या, मोललता के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला इसके साथ बनेगा, ये देखिए क्वथनांक में उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी समानुपाती होता है एम। एम क्या है, मोललता है, विलयन की मोललता। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू क्या होगा, एम हो जाएगा। समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लाएंगे। अब देखिए मोललता के सूत्र से, मोललता का सूत्र यहाँ देखिएगा, इसमें याद रखिए, इसमें भैया ध्यान दीजिए, इसमें विलायक को पहला अवयव, पहला अवयव माना गया है, और विलय को दूसरा अवयव माना गया। ठीक है बच्चा, आप लोग देखें कि हम मोललता का जो फार्मूला पढ़ाए थे, एम बराबर होता है यहाँ डब्लू इंटू 1000 बटे एम डैश इंटू का होगा कैपिटल डब्लू, यही फार्मूला पढ़ाए थे। उसके आधार पर देखिएगा, इसमें विलायक को हम क्या माने हैं, विलय को दूसरा माने हैं। तो इसमें देखिएगा जो भार होगा, यहाँ डब्लू के स्थान पर का लिए हम W2 लिए हैं बच्चों, और एम डैश के स्थान पर का लिए हैं M1 लिए हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ बच्चों देखिएगा, ये यहाँ पे जो है आपका 2 होगा, M2 ही रहेगा, ये देखो M2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए भार बटे अणुभार, तो विलय का भार बटे अणुभार, तो विलय को 2 माने हैं, तो विलय का भार W अणुभार M2, और ये W1 क्या है, ये आपका ये W कैपिटल W जिसको हम बोलते हैं विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो ये विलायक का द्रव्यमान है, यानी विलायक का भार है, या विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में है। तो यह मूललता का फार्मूला एम बराबर W2 बटे WM इंटू 1000 बटे WM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ W1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 से हम कहा डेल्टा टीबी बराबर केबी। अब देखिए केबी इंटू एम का मान ही मूललता का मान उठा कर रख लेंगे, तो यहाँ फार्मूला मिल जाएगा। ये मेन फार्मूला यही है बच्चों, ये मेन फार्मूला है। इसी फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये देखो कभी कभी परिभाषा के साथ ये फार्मूला पूछ लेता है, तो सारा चीज आपको ये हम डिटेल करवा दिए कौन क्या है बच्चों। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या है, तो देखो डेल्टा टीबी जो होता है उसके उन्नयन का होगा टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। तो डेल्टा टीबी को हम कहते हैं क्या है, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं बच्चा, याद रखें। टीबी को क्या बोलते हैं, विलयन का क्वथनांक बोलते हैं ना, और टीबी नॉट को शुद्ध विलायक का क्वथनांक बोलते हैं, केवल विलायक का क्वथनांक, उसमें विलय पदार्थ न मिला हो, केवल विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। और केबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं बच्चा इसको। उसके बाद W1 क्या है, W1 ये विलायक का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है बच्चों। और W2 क्या है, विलय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है। और M2 क्या है, ये विलय का मूलक द्रव्यमान है, किसका, विलय का मूलक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में है बच्चा। ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इतना नोट करें अच्छे से, एकदम बढ़िया से। मेन फार्मूला यही याद रख लें, यही फार्मूला आपका इसी पे सवाल आएगा, याद रखो बच्चों। और उसके साथ से सारा पॉइंट आपको याद रहे, कौन किसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप इतना नोट करिए अच्छे से बढ़िया से। आइए मैं आगे एक पॉइंट और बच्चा को करवाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये छोटे छोटे डिफिनेशन और इसके फार्मूला सारे वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसको आप सीरियसली इसको पढ़ें, नोट्स करें, और नोट्स करके एक बार दो बार दोहरा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब इसका न्यूमेरिकल होगा, देखेंगे आपको न्यूमेरिकल एकदम पानी की तरह समझ में आएगा बच्चों, जी याद रखें। ठीक है, देखेंगे जब किसी विलय के, देखो क्या होता है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, जब किसी विलय पदार्थ में एक विलायक ना, जब कहता है जब किसी विलय पदार्थ को एक विलायक में घोला जाता है तो भी विलायक का हिमांक कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। तो हिमांक में इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। याद रखें भैया,
कह रहा है किसी विलय पदार्थ को एक विलायक में घोला जाता है तो कह रहा है विलायक का हिमांक कम हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं बच्चा, याद रखें। और कह रहा हिमांक में अवनमन जो है वो विलय पदार्थ की मात्रा अर्थात उसको मूललता जो कह सकते हैं, विलय हिमांक में अवनमन जो है विलय पदार्थ की मात्रा या हम कह सकते हैं मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ देख सकते हैं डेल्टा टी एफ समानुपाती होगा एम को, एम क्या होता है, मूललता होता है बच्चों। तो यहाँ देखो डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ का समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो के एफ एक नियतांक आएगा, इनटू का होगा एम होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। मूललता के सूत्र से मूललता के सूत्र जानते हैं, देखिए क्या होगा, तो मूललता के सूत्र चलेंगे तो मूललता बराबर होगा भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे ये क्या होगा विलायक का भार, ये होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। ठीक है बच्चों। अब देखो समीकरण 1 में यदि हम इसका मान रखते हैं तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ इंटू भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार इंटू ये है सॉरी विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू ऊपर क्या है 1000, ये फार्मूला बन जाएगा ना। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू W2/WM इंटू M2 हो जाएगा इंटू 1000 बटे W1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो ये फार्मूला आएगा डेल्टा टी एफ बराबर होगा टी एफ माइनस टी एफ नॉट हो जाएगा। डेल्टा टी एफ को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिमांक में अवनमन कहते हैं बच्चा। और देखो डेल्टा टी एफ जो डेल्टा टी एफ को हिमांक में अवनमन, टी एफ को विलयन में हिमांक बोलते हैं, विलयन में हिमांक बोलते हैं। टी एफ नॉट होगा शुद्ध विलायक का हिमांक बोलते हैं इसको बच्चा, याद रखें। और के एफ को हम क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं के एफ को, ठीक है। और W1 को विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और W2 को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे सब छोटी छोटी चीजें। और यहाँ W2 को हम क्या बोलेंगे, विलय का द्रव्यमान किस में रखेंगे हम, ये भी ग्राम में। और M2 होगा विलय का मूलर द्रव्यमान जो होगा ग्राम प्रति मोल में होगा बच्चा, ठीक है। हमें लगता है सारी जानकारी आपको जितना आज पढ़ाया गया बच्चों बहुत अच्छा समझ में आया होगा। होप आपको, आशा करता हूँ कि यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो अपने ये जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे और अपना सुझाव देंगे, कमेंट देंगे। और जो टॉपिक आपको लगे हार्ड लगे सर ये टॉपिक नहीं आता, कमेंट करेंगे, वो टॉपिक का वीडियो बनाकर आपको देंगे बच्चे। आपके बोर्ड परीक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक ना, बाधा नहीं आने देंगे, उसके लिए मैं यहाँ तत्पर खड़ा हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे हाँ सर ये टॉपिक का हमें कंफ्यूजन है, सारे टॉपिक को न्यूमेरिकल लेके, थ्योरी लेके, डेरिवेशन से, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सारा चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा बच्चों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।